एक मार्केट फॉर लेमन्स जो जॉर्ज एकरलॉफ जो एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जो आपने ख्याति ने बोला कि कार्स के बारे में लिखा था, ये कुछ सिमिलर चीज शायद हाउसिंग मार्केट्स में भी दिखे, जहाँ पे अगर समझो आप किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं, आप घर खरीदने जा रहे हो और आपको कोई जानकारी नहीं है उसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, क्या उनके पास ज्यादा परमिशंस है नहीं है, ये जानकारी सेलर्स को होती है और डेवलपर्स को होती है, जो बेचते हैं और बनाते हैं घर, उन्हें होती है और बायर्स को नहीं होती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो गई। तो मतलब हम लोग मूवीज में देखते रहते हैं जो लोकल नेता और बिल्डर्स के बीच में मिली भगत रहती है वगैरह, वो तो एक कैरिकेचर है मूवीज में, लेकिन आपने इस पेपर में भी इसका एविडेंस ढूंढा है, तो उसके बारे में बताइए ना, किस तरीके से इलेक्शन डिसाइड करते हैं कि कब ये बिल्डिंग्स बन रही हैं या नहीं बन रही ये है, क्यों अप्रूवल। हुआ, इसका कारण एक्चुअली हमारे चुनाव के लॉज, कानून की वजह से है, क्योंकि हम अ, एक लिमिट लगाते हैं कि आप ऑफिशियली एक इलेक्शन पे, एक चुनाव पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उस पे एक ऑफिशियल लिमिट है और वो लिमिट बहुत ही कम है। तो अगर आप किसी भी इलेक्शन में देखेंगे तो उससे कई हद से ज्यादा पैसे खर्च कोई भी कर रहा है। अ, तो वो एक्स्ट्रा मनी फिर आता कहाँ से है? आप रिपोर्ट तो करते हो, आपके इलेक्शन एक्सपेंसेस और वो अंडर द लिमिट होते हैं, तो ये एडिशनल पैसा कहाँ से रेज होता है? ये थोड़ा हमें लगा कि एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि शायद ये इस वजह से हो रहा है कि देयर इज अ ब्रोकन नेट, द नेक्सस इज ब्रोकन, हम्म। और उसे थोड़ा जोड़ने में समय जाएगा और उस वजह से टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिलेज, थोड़ा स्लो डाउन होगा कंस्ट्रक्शन। करप्शन की भी एफिशिएंसी है, वो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। जी। तो वैसे मुझे पूछना है वैसे, आपके किसी पेपर का नाम खोसला का घोसला नहीं है? हाँ शायद सही। इंटरनेशनल ऑडियंस को ये समझना है, हाँ। इसीलिए अगर एक इंडियन इंडियन जर्नल में अगर मैं लिखूं तो डेफिनेटली। हाँ। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। प्रणय, ख्याति, क्या हाल चाल है आज? बस सब ठीक चल रहा है। आप हमेशा ये बातें करते हैं ना कि भारत में बिजनेस चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है भारत में और एक काम भी बड़ा मुश्किल है। अगर किसी बड़े शहर में घर लेना हो तो वो भी बहुत मतलब हाँ। जिगर जिगर का काम है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता, एक तो तुम अपनी पूरी जिंदगी की सैलरी उसमें डाल रहे हो और तुम्हें मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, कभी कभी ये भी पता नहीं होता है, राइट? तो क्यों ना आज थोड़ा हाउसिंग मार्केट मार्केट के बारे में बात की जाए, थोड़ा शहरों के बारे में बात की जाए हाँ एक्चुअली। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शहरों में मतलब जमीन से रिलेटेड कितने इश्यूज रहते हैं और कई सारे उसके ऊपर मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं, तो उन सबको समझने की कोशिश करते हैं, और इसे समझाने का ब्यौरा एक अर्बन इकोनॉमिस्ट ही कर सकता है, और हमारे पास एक बहुत बढ़िया गेस्ट हैं जो हमें ये सब समझा सकते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं वैदेही तांडल। वैदेही लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, और उन्होंने काफ़ी पेपर्स लिखे हैं अर्बन इकोनॉमिक्स पे, शहरों के बारे में और शहरों की रियल एस्टेट मार्केट्स के बारे में भी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वैदेही, पुलियाबाजी में आने के। थैंक यू, ये मौका मुझे मिलना है, और मैं इतनी थोड़ी सी नर्वस हूँ, क्योंकि हिंदी में मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। तो थोड़ा इधर उधर अगर मेरा हिंदी और ज़्यादा इंग्लिश मिक्स हो गया तो प्लीज़ पहले से ही मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, कोई उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे ही मैं आपके जो ट्विटर पर जो बैनर था, मैं उसमें देख रहा था, आपने लिखा है डोंट पैनिक व्हेन यू सी अ लार्ज क्राउड, मतलब ज्यादा भीड़ देखोगे तो आप डरो मत। तो ऐसा क्यों लिखा है आपने? आपको भीड़ से डर नहीं लगता? आप तो मुंबई में रहती थी, तो भीड़ अच्छी है या भीड़ बुरी है? ऐसा एक अर्बन इकोनॉमिस्ट कैसे सोचता है इसके बारे में? तो मेरा तो जन्म मुंबई में हुआ है और 30 32 32 साल तो मैं उधर रही हूँ, तो इसलिए भीड़ तो
जहाँ जाओ वहाँ भीड़ होती है। और ये बैनर मैंने दादर स्टेशन पे दिखा था, क्योंकि अगर कोई मुंबई में गया है और दादर स्टेशन में आप अगर ट्रेन बदलने का विचार कर उसका धैर्य और पा सकते हो, तो मतलब आप कौन से भी बड़े शहर में आसानी से रह पाओगे। तो और मुझे यही लगा कि काफी लोग सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोग साथ में रहे, आबादी बढ़े, तो ये नहीं होना चाहिए, ये डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि डेंसिटीज बुरी होती है। लेकिन डेंसिटीज के बहुत सारे फायदे होते हैं जो हमें आम जिंदगी में नहीं पता चलता है, लेकिन अगर आप उसे स्टडी करने लगो तो आपको पता चलता है कि शहर एक जादुई चीज है। वो क्यों एग्जिस्ट करती है, वो कैसे आ गई, वो ऐसे बस स्पॉन्टेनियस सिस्टम्स बन गए हैं और सारे जगहों में पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि केवल डेवलपिंग कंट्रीज या केवल विकसित देशों में ही मिलेंगे आपको बड़े बड़े शहर। तो ये मेरा जरिया था लोगों को बताने का कि डोंट पैनिक व्हेन यू सी अ लार्ज क्राउड। और उससे जुड़ी हुई अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातों में अगर मैं फोकस कर जाऊं, तो एक इकोनॉमिस्ट, अर्बन इकोनॉमिस्ट क्या स्टडी करते हैं शहरों के बारे में, वो देखते हैं कि अगर एक शहर बेसिकली क्या होता है, कई सारी कंपनियां नॉन एग्रीकल्चरल, तो जो व्यापार है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी कंपनियां और उनमें काम करने वाले मजदूर, मैनेजर्स, ये सारे लोग अगर साथ में रह जाए, एक दूसरे के पास बस जाए, तो आपको एक शहर मिलता है। और वो शहर से अपना आर्थिक उत्पादन बहुत बढ़ता है। और ये जो एंटिटीज है वो कॉमनली ऐसे हमें अगर आप कोई भी ऐसे पॉलिसी वगैरह का बुक पढ़ ले, तो आपको पता चलता है कि दे आर कॉल्ड ग्रोथ इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी। सो जो शहर है उनका कंट्रीब्यूशन सारे देशों के इकोनॉमी में काफी ज्यादा होता है। तो ये क्यों है, ये क्या हो रहा है, लोग अगर साथ में बसते हैं तो व्हाट इज द मैजिक। तो अगर हम खोल के देखें, तो बेसिकली 3 चीजें ऐसे हम इकोनॉमिक थ्योरीज में ऐसे हमने प्रपोज किया है कि 3 चीजें हो सकती है। आप एक अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल ले, ठीक है, तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री एक शहर में बसती है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस, छोटे मोटे आर्टिस्ट के लिए जो भी कॉस्ट्यूम्स, ये सब चीजें हैं, वो एकदम आस पास मिल सकती है एक ही जगह में। तो उससे क्या होता है कि आप कॉस्ट शेयरिंग कर पाते हो। एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी एक बड़ी फिल्म बनाने के लिए उसे सारे तकनीकी इक्विपमेंट खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो उनका कॉस्ट कम हो जाता है, वो रेंट पे ले सकते हैं। और ये रेंटिंग तभी पॉसिबल है जब बहुत सारे लोग वहां पे हो, तो वो डिमांड आती है, वो टेक्निकल। तो उससे वो शेयरिंग की वजह से कॉस्ट कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, वो पॉसिबल हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये है सारे लोग साथ में रहने के, एक मैचिंग होती है। सो हर एक के पास कोई एक स्किल सेट होती है, ट्रेनिंग होती है, कोई हुनर होता है। और अगर आपको उस हुनर के लिए या उस ट्रेनिंग के हिसाब से अगर आपको जो नौकरी चाहिए, वो एक शहर में आपको आसानी से मिलेगी, क्योंकि डाइवर्सिटी होती है काफी सारे जॉब्स की। अगर आपकी नौकरी चली गई, तो दूसरी नौकरी मिलने में भी आसानी होगी। सिमिलरली फर्म्स, कंपनियों को भी उनका सर्चिंग कॉस्ट कम हो जाता है। अगर उन्हें स्पेसिफिक स्किल सेट वाले लोग चाहिए, तो उन्हें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ वहाँ वो आजू बाजू में देख सकते हैं और उन्हें मिल जाएंगे लोग। तो उसी तरह वापस उनका कॉस्ट कम हो जाता है, सर्च कॉस्ट कम होता है। तो वो ये मैचिंग फंक्शन जो है, ये हमारे शहर करते हैं। और तीसरी जो बड़ी एडवांटेज है शहरों की, वो है लर्निंग।
तो सिमिलर फंक्शन कि अगर आप साथ में काम करते हो और अगर आप किसी दूसरों के साथ काम करते हो जो आपसे बेहतर काम करते हैं, तो आप उनसे सीखते हैं। और आप सीखते हैं तो आप लर्निंग बाय डूइंग हो जाता है, थोड़ा लर्निंग बाय टॉकिंग हो जाता है, आप एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते हो और आपका खुद का ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम रिसर्च में ये भी पाते हैं कि अगर कोई बंदा या बंदी शहर आती है और थोड़ी देर के लिए वहाँ रह के काम करते हैं और वो वापस भी जाते हैं, तो वो अपने साथ कुछ एडिशनल स्किल्स लेकर जाते हैं और जो वापस जाते हैं वो वहाँ पे भी उनको यूज़ होता है और फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि एक साथ रहना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और इसकी वजह से शहर शहर का आर्थिक उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल और हर एक फर्म की प्रोडक्टिविटी को एक बूस्ट मिलता है एक शहर में रहने की वजह से। तो ये बड़ा इसमें लंबा इसमें एक्सप्लेनेशन हाँ, था। इसमें वैसे ही हम एक पहली चीज में शायद वो छुपा हुआ ये जोड़ सकते हैं ना, कि शायद वो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल आप बोल रहे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन भी छुपा है, क्योंकि आप शहर में स्पेशलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। तो आप अब गांव में, मैं अक्सर नोटिस करता हूँ, मैं तो गांव में कभी रहा नहीं पर बीच में मैंने जाना शुरू किया, तो लोग बड़े हरफन वाला होते हैं, एक ही आदमी 10 चीजें कर लेता है, क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं है, करनी पड़ती है, मतलब बोलते इतने ही लोग हैं और इतने ही स्किल्स हैं। लेकिन आप शहरों में आपको, क्योंकि एक इंसान को इतने ग्राहक मिल जाएंगे अपने स्किल, एक ही स्किल के, तो वो एक जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट जो आपने बोला, उसका अंडरलाइंग रीजन ये है कि आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, एक चीज के, एक नैरो से नैरो चीजों में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि भारत के शहर सच में बहुत घने हैं क्या, डेंसिटी वाइज? मैंने देखा था आपका एक आर्टिकल भी था जिसमें आप कह रहे थे कि कुछ 10 सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में भारत के कुछ 2-3 शहर थे, वो तीनों केरला में थे इंसिडेंटली। वो भी एक अटपटी सी बात थी। लेकिन ये तो हम लोग, भारत के शहर घने हैं क्या? क्योंकि जैसे हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, ना तो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बहुत फैलाव बहुत है, लेकिन घने तो नहीं लगते। लेकिन सब लोगों को लगता है कि भारत के शहर बहुत घने, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। तो आप कैसे सोचते हैं इसमें? आप मुंबई में रहते हैं तो बात अलग है, पर फिर भी भारत के दूसरे शहरों को आप कंसिडर कीजिए। हाँ, देखिए हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि आप कोई भी फुटप्रिंट ले लो तो और उसे कोई भी किसी भी बेंचमार्क से कंपेयर करो तो हम डेंस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप सबसे डेंस सिटीज़ शहर जो है वर्ल्ड में, शंघाई, हांगकांग, न्यूयॉर्क, उससे देखो तो काफ़ी कम सिटीज़ हैं इंडिया में जो वो उतना मैग्नीट्यूड में पहुंच पाएगी और या फिर वो रैंकिंग में पहुंच पाएगी। तो ये तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, मिसपरसेप्शन है लोगों के दिमाग में। पर उन्हें हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर आपका लिव्ड एक्सपीरियंस ये है कि आपके 1.5 घंटा रोज ट्रैफिक में जा रहा है, तो आपको लगेगा ही कि डेंसिटी कितना घना है और भाई कम करो, ये लोगों को आने मत दो और शहरों में वैसे ही लगेगा। तो ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम लोगों की वजह से है। तो लोगों की डेंसिटी ज्यादा नहीं है, सड़कों की डेंसिटी कम सड़कों की और पब्लिक ट्रांजिट में भी ट्रांजिट की भी, थोड़ा अच्छा, दोनों प्रॉब्लम चीज। है। अफोर्डेबल हम्म लार्ज हाई स्केल पब्लिक ट्रांजिट नहीं हम्म मिलता है काफ़ी सारे शहरों में, तो वो प्रॉब्लम है। और हाँ, काफ़ी सारे शहर इंडिया में फैले हुए भी ज़्यादा है, तो वो भी टाइम जो जाता है 1.5 घंटा जाने में, वो क्योंकि आप बहुत दूर रहते हो। आप जितना अगर नज़दीक रह पाते हो अपने एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ पे अगर आप देखोगे पॉप कल्चर में तो न्यूयॉर्क में ऐसे सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, डाउनटाउन जिसे कहते हैं, बहुत फैंसी एरियाज होते हैं। वैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो वैसे है नहीं। कई सारे शहरों में ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हैं जो इधर उधर होते हैं और फिर लोग
वहाँ जाने के लिए उन्हें काफ़ी दूर-दूर से आना पड़ता है क्योंकि स्प्रॉल है, और उसकी वजह से फिर दोनों चीज़ें, कंजेशन का प्रॉब्लम होता है, पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम वी आर नॉट, डेंसिटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। तो मैं ख्याति एक सवाल हाँ, और इससे श्योर। पहले कि तो अगर आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं भारतीय शहरों के लिए, तो और अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स आपको अगर पूछे कि क्या 2-3 मुख्य ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कैसे पाएंगे वो तो दूसरी बात है, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आउटकम्स होने चाहिए हमारे शहरों के लिए, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे उसको कि क्या हमें डेंसिटी एक्चुअली बढ़ानी चाहिए, क्या हाउसिंग मार्केट्स हर किसी के पास होने चाहिए, तो ऐसे 2-3 मुख्य उद्देश्य आपके हिसाब से क्या होंगे? तो क्योंकि मेरा फील्ड और मेरा रिसर्च हाउसिंग मार्केट्स में है, तो मैं ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर बेसिक जो अर्बन चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा बाजू में रखूंगी क्योंकि मेरी एग्जैक्टली उसमें स्टडी नहीं है। ट्रांसपोर्ट में थोड़ी बहुत है क्योंकि ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग ये दोनों चीज़ें बहुत लिंक्ड हो जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरा मेरा मानना है कि एक तो हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, शहरों को ज़्यादा पावर देनी चाहिए अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए, और ज़्यादा फाइन पावर माने रिसोर्सेज, फाइनेंस और लोग, मतलब जो जिनके पास टेक्निकल कैपेसिटी नो हाउ हो वैसे लोग ज़्यादा करके म्यूनिसिपैलिटीज़ में, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो क्या हम कहते हैं वहाँ कम पाए जाते हैं। और सारे अर्बन लोकल बॉडीज़, अगर आप मुंबई को छोड़ दे, बैंगलोर या फिर अपने 3 बड़े शहरों को छोड़ दे, तो सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ काफ़ी रिलाय करते हैं केंद्रीय फंड्स या केंद्र सरकार से पैसे या फिर स्टेट गवर्नमेंट से पैसों के लिए। उनकी कोई भी क्षमता नहीं है खुद की रेवेन्यू रेज करने के लिए। तो ये पैसे नहीं हैं, लोग नहीं हैं, तो फिर बेसिक चीज़ें करना जैसे कि अपने सड़कें बनाना, और सड़कें इसलिए हमें चाहिए ताकि हम उसके आजू-बाजू एक डेंस डेवलपमेंट कर पाएँ। और इसीलिए हमें सड़कें चाहिए, सड़कों के ऊपर जाने के लिए बसें चाहिए और मेट्रो चाहिए शायद, अगर आप बहुत ही बड़ा शहर हो। तो ये सब करने के लिए डिसीजन मेकिंग शहरों में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं कहूँगी। दूसरी चीज़, हमें हाउसिंग मार्केट की तरफ आते हैं थोड़ा, तो जो सप्लाई है हाउसिंग का वो हम कैसे बढ़ाएं। तो ये इससे 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो हम देखें हमारे प्लानिंग पॉलिसीज जो है वो डिक्टेट करती हैं कि एक शहर में कहाँ कौन से रियल एस्टेट प्रकल्प को बन सकता है, और वो कितना लंबा हो सकता है और कितने लोग आ सकते हैं उसमें। और लैंड यूज यानी जो हमारी ज़मीन होती है उसका कौन सा यूज हो सकता है, कौन से एरिया में आप बिल्डिंग बना सकते हैं, कौन सा एरिया में आप मैन्युफैक्चरिंग बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें, क्योंकि वो डर है डेंसिफिकेशन का, प्लानिंग पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और वो अलाउ नहीं करती काफ़ी डेंस बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो उसमें एक एक जो टूल है जो यूज़ किया जाता है वो है FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। यानी एक ज़मीन के प्लॉट के ऊपर आप कितनी बड़ी इमारत या कितना वॉल्यूम हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन का, वो FSI डिक्टेट करता है। तो मानो अगर आपका FSI 1 है, मतलब अगर आपको 100 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है आपके पास, और अगर आप उसका सिर्फ आधा हिस्सा यूज़ कर रहे हो बिल्डिंग के फुटप्रिंट के लिए, क्योंकि आपको आधा हिस्सा पार्किंग वगैरह फायर सेफ्टी के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो उसमें अगर आप 1 FSI यूटिलाइज करते हो तो आप 100 स्क्वायर मीटर प्लॉट पे सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर का वॉल्यूम बना सकते हो। तो आप 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाओगे विद अ 50% फुटप्रिंट। तो ये अगर आप, तो बहुत सारे
सारे प्लानिंग रूल्स जो होते हैं वो इसे कैप करते हैं। तो मुंबई में बहुत सालों तक फ्री एफएसआई, मतलब जो कोई फ्री विद बिना पैसे दिए अगर डेवलपर को बनाना हो तो वो 1 या 1.33 तक कैप था मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन में। तो और ये अभी थोड़ा बहुत डीरेगुलराइज हो रहा है क्योंकि लोगों को इसका मेन प्रॉब्लम है कि हाउस प्राइसेस बढ़ती हैं क्योंकि आप बना नहीं पाते हो, डिमांड तो बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, तो फिर डेवलपर्स को खरीदना पड़ता था एडिशनल डेवलपमेंट राइट्स। उसके लिए फिर सरकार कुछ रूल्स बनाएगी, तो वो बोलेगी ठीक है आप हमारे लिए एक हॉस्पिटल बना दो और उसके लिए इंस्टेड ऑफ पेइंग यू हम आपको एक्स्ट्रा डेवलपमेंट राइट्स देंगे। तो ऐसे सारे डिस्क्रेशनरी खेल चल रहा था। इसलिए ऐसे नहीं है कि आपको टॉल बिल्डिंग्स दिखेंगे नहीं, लेकिन ये सारे पेड फॉर और या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग बना देते थे। तो ये ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से भी लिंक था, तो काफी छोटी छोटी सड़कों में भी आप देख रहे थे बड़ी बड़ी इमारतें आ रही है। और जनरली ये पूरा सिस्टम की वजह से दूसरी चीज जो जो हुई वो है गैर कानूनी डेवलपमेंट। तो जिनके पास एफएसआई 3 तक की परमिशन है लेकिन उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया है और ज्यादा बड़ी या 1 या 2 इलीगल फ्लोर बना दिए ऊपर दे, और फिर म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स को थोड़ा चाय पानी दे के मैनेज कर लिया। तो वो वैसे भी होने लगा है। और फिर अगर वो उसमें अगर कुछ कानूनी प्रॉब्लम हो जाती है और अगर उसमें कुछ मुकदमा चल जाता है तो फिर ये तो रिस्क डेवलपर भी ले रहे थे और जो घर खरीद रहे थे वो भी ये रिस्क ले रहे थे। और तीसरी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स अनअफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो जो झुग्गी झोपड़ियां है, जो इनफॉर्मल डेवलपमेंट है, वो भी इसी कारण बढ़ी है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग तो नहीं मिल रहा है, लेकिन शहरों में आके तो नौकरी तो शहरों में मिल रही है, तो लोग आना तो बंद नहीं करेंगे। लेकिन वापस एक जुगाड़ू सोल्यूशन ये था कि आप किसी भी लैंड पे बस जाओ, या फिर कोई एक सिस्टम्स भी आ गए थे, इनफॉर्मल डेवलपर्स, और एक इनफॉर्मल इकोनॉमी तैयार हुई थी जो कि लैंडलॉर्ड्स और ये प्रॉपरली एकदम रन करती है, लेकिन कंप्लीटली इलीगल, कंप्लीटली गैर कानूनी चल रहा है। लेकिन लोगों को घर मिल रहे हैं, लोग रेंट पे रहते हैं, वो वहां पे मैनेज कर रहे हैं। और ये वजह से मुंबई जैसे या और शहरों में 20, 30, 40% घर लोग ये घरों में रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमें प्लानिंग लॉज और प्लानिंग प्रोसेसेस दोनों को ही थोड़ा लिबरलाइज, रिलैक्स करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी। और ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट्स जानती नहीं है कि ये करना जरूरी है। काफी सारे रिपोर्ट्स और पॉलिसी पेपर्स, और मैं जब भी मुंबई में थी तो मैं भी एक थिंक टैंक के साथ जुड़ी थी जहाँ पे हम लोग यही सब रिपोर्ट्स लिख रहे थे और प्रेजेंट कर रहे थे काफी मिनिस्ट्रीज में। लेकिन इट इज हार्डर टू इम्प्लीमेंट, और मे बी हम उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन जो भी सॉल्यूशंस है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के कारण, जो करंट अभी जो जो विनर्स और लूजर्स है वो सिस्टम में, वो लोग ये सारी चीज़ों को रेजिस्ट करेंगे, ये चेंज को रेजिस्ट करेंगे, तो स्टेटस को फिर मेंटेन हो जाता है इसकी वजह से। इसी पे थोड़ा आप और एक्सपैंड कर सकते हैं कि क्या है जो फोर्सेस जो, मतलब अगर अगर ये रिकग्निशन इवन गवर्नमेंट साइड है कि इस चीज को हमें एफएसआई को बढ़ाना है और कुछ चीजों को रेगुलराइज करना पड़ेगा, तो क्या क्या ये पॉलिटिकल चैलेंजेस है या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है? तो थोड़ा सा और इसी पे बता दीजिए कि। और आई थिंक वैसे तो प्रधानमंत्री ने भी तो बोल ही दिया था कि अर्बन एरियाज में होने चाहिए हाउसिंग के लिए एक पॉलिसी भी, शायद उन्होंने घोषणा की थी कुछ। तो एटलीस्ट टॉप लेवल पे तो एक रिवील्ड प्रेफरेंस है कि उन्हें सॉल्व करना है। तो हाँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो क्यों? दो चीज़ें, एक तो स्टेट कैपेसिटी चाहिए। अगर आप कोई भी बदलाव ला रहे हो, और अगर वो बदलाव जो अभी
जो सिस्टम है जैसे चल रहा है उसमें थोड़े कम लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, जैसे डेवलपर्स या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो ये सिस्टम उन्हें पता है ये सिस्टम को कैसे खेलना चलाना है है। और कैसे चलाना है, और उसमें से तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई नया इनकम्बेंट आए, कि नए प्लेयर्स आए। अगर आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, अगर आप प्रोसेसेस को ईज करो, तो फिर कंपटीशन ज़्यादा होगी। तो वो रेजिस्टेंस तो आएगा ही। तो डेवलपर लॉबीज कुछ ना कुछ करके वो बोले, और ऑफ कोर्स कोई ओपनली नहीं कहता कि हमें सप्लाई नहीं बढ़ाना है, या फिर वो सब तो इम्प्लिसिट होता है, लेकिन ये चलता रहता है टू टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म्स। तो जो भी रिफॉर्म्स कोई भी प्रपोज करेगा, तो और मुंबई की बात करें तो वहाँ भी एक डेवलपमेंट प्लान जो होता है, जो 20 साल शहर के विजन के बारे में सोचता है, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों के बारे में सोचता है। ये प्लान में इतने सारे बदलाव और इतने सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स ने आके रोकने की कोशिश की। कई रिलैक्स प्रपोजल्स जो थे, जो एफएसआई रिलैक्स करना चाहते थे, वो इनको इतने वोकली अपोज किया गया, यही बोल के कि डेंसिटी बढ़ेगी, हम नहीं, ये शहर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा अगर और लोग आए तो उसकी वजह से फिर वो गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी भी वापस हैड टू टेक बैक एंड देन come out with a much more benign sort of reform। एकदम radical चीजें नहीं कर पाए। तो ये तो वैसे ये definitely, क्लैरिफिकेशन, तो डेवलपर लॉबीज भी अपोज करते हैं एफएसआई रिलैक्सेशन? क्योंकि वो नहीं चाहते कि और प्लेयर्स आए ना, तो हाँ। उन्हें ये सिस्टम पता है, उन्हें प्लेयर्स पता है, उन्हें क्या किसको क्या चाय पानी पैसे हम्म ब्राइब्स देने हैं, वो सारा पता है। तो और ये हाउसिंग सप्लाई टैसिट बढ़ेगा तो नॉलेज। प्राइस हम्म गिरेगा ना, मतलब थोड़ा रिलैक्स तो होगा ही, हाँ हम्म। थोड़ा हाँ बहुत हाँ। तो। पर वो नई और बिल्डिंग, नई कैपेसिटी भी बना सकते हैं वो, तो वो। वो आई सोच। थिंक थोड़ा शॉर्ट टर्मिज्म भी है हम्म इसमें ना। हम्म तो हम्म हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें डाइग्रेस करना चाहती हूँ, और शायद ये इंडिया का कंटेक्स्ट में नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने काफी बार आजकल सुना है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक जो बहुत सारे बड़े शहर बने हैं, ये एक अच्छा मॉडल नहीं है, इसका काफी क्रिटिसिज्म होता है। तो मैं तो किसी बहुत ज्यादा अर्बन प्लानर्स तो नहीं मिली हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये सवाल पूछूं कि एज अ अर्बन इकोनॉमिस्ट आप उस चीज के बारे में कैसे सोचते हैं। और दूसरा ये कि हम इंडिया में भी अगर देखें तो बहुत सारे हमारे जो पुराने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स है, जो मतलब वो एस्टैब्लिश्ड है कि यहाँ पे ही बिजनेस होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन आप वो एरिया में भी देखेंगे तो एक तो अभी भी वहां पे इमारतें जर्जरित होगी, मतलब ऑफिसेज होंगी, पुरानी ऑफिसेज होगी, चल रही होगी, बट ये बहुत बुरी हालत में होगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे, मतलब कोई तो गिर भी जाते हैं, उस टाइप की सिचुएशन में होते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि अरे ये जब यहाँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ये चीज तो कम से कम रीडेवलप हो जानी चाहिए, इकोनॉमिक फोर्सेस उसको कर देगा, लेकिन हमारे यहाँ पे वो नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा ऐसा क्यों है? मैं सिंगल आंसर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा गेस वर्क चल रहा है मेरा। तो अगर ये मान के चले कि ये एरियाज में पुरानी जो पार्ट्स है, वहाँ अगर क्यों बिल्डिंग्स डिलैपिडेट या फिर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो एक तो शायद इट इज लिंक्ड टू दिस आइडिया कि ज़्यादा डेंसिफिकेशन हो जाएगा वो एरिया में, और वो थोड़ा सा डर है। अगर आप, और वहाँ वो वाले एरियाज में सड़कें भी काफ़ी छोटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी भी की भी वायरें हम्म यहाँ वहाँ चल रही है, और ये कंडीशंस में लोग जाके काम करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि शायद
मुझे मेरे हिसाब से शायद ये कैपेसिटी इशू वापस आता है लोकल बॉडीज के कंधों पे, क्योंकि उन्हें सड़कों को ब्रॉडन करना पड़ेगा उन्हें। ये सारे अगर आप रीडेवलप करोगे तो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट, वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ों का प्रोविजन करना पड़ेगा। तो वो अगर लोकल बॉडीज के लिए उनके पास अगर वो क्षमता नहीं है और वो आर्थिक क्षमता भी नहीं है, तो फिर थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाएगा। दूसरी चीज, अगेन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं बस गेस कर रही हूँ, शायद वहाँ पुराने एरियाज में शायद जमीन के रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट्स डिस्प्यूट्स के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि हर एक पार्सल, हर एक जमीन को का बंटवारा किया गया है छोटे छोटे हिस्सों में, और एक और दूसरे अड़ोस पड़ोस में कोई बाउंड्री के रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट आ सकता है, या फिर एक जो जमीन है उस पे उसके 4 ओनर्स है और फिर उनमें नहीं बन पा रहा है। तो अगर कोई भी डेवलपर आके वो रीडेवलप करना चाहे, तो एक तो उनको लैंड असेंबली करना पड़ता है, तो सारी जमीन जो है वो हर एक ओनर के पास जाके नेगोशिएट करके वो खरीदना पड़ेगा, वो जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो अगर इसमें बहुत टाइम जाएगा, बहुत कॉस्टली होगा और बहुत अनसर्टेनिटी होगी कि पता नहीं मिलेगा भी नहीं, फिर पता नहीं ये क्या लैंड टाइटल क्लीन है नहीं है कुछ, और वो सब प्रॉब्लम होगा। तो फिर अगर तो डेवलपर्स नहीं आएंगे वो एरियाज में उसे रीडेवलप करने के लिए। तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ों की वजह से हमें ये दिखाई दे पड़ता है कि ये सारी एरियाज में काफ़ी सारे लोग काफ़ी बुरी स्थितियों में काम हाँ। करने आ रहे हैं। और और आपको वो पॉइंट के बारे में क्या लगता है जो ख्याति ने पूछा कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाला मॉडल सही है या नहीं सही है? मेरी कोई राय नहीं है इसमें आइदर वेज। तो फेयर इनफ। सही नहीं होने की वजह भी मैं समझ सकती हूँ, इन सेंस कि ठीक है, मतलब आजकल आप वो 15 मिनट सिटीज के बारे में सुना होगा आपने कि कई सारे प्लानर्स ऐसे चाहते हैं कि एक सिटी ऐसी हो कि आप 15 मिनट में आपके घर से ऑफिस, घर से कोई भी आपको आजू बाजू में चीजें लेनी हो, उसके लिए बच्चों को स्कूल भेजना हो, ये सारी चीजें, और आपको कुछ टहलने जाना हो, ये सारी चीजें 15 मिनट के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। लेकिन 15 मिनट बाय वॉकिंग, साइकिलिंग, बाय टेकिंग अ बस में भी, वो लोग बोलते हैं कि मोस्टली बाय फुट और बाय साइकिल, ऐसे अगर हम प्लान करें। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस हो गया। थोड़े हिस्ट्री देखेंगे तो मार्केट ओरिएंटेड जो सिटीज हैं वो स्पॉन्टेनियसली सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बन गई उनमें। तो ये थोड़ी टेंशन हो जाती है फिर प्लानिंग इट वर्सेस हैविंग अ स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट। एंड आप बस एज अ प्लानर आप बस देख रहे हो कि ये जो बन रहा है उसमें मैं लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैं प्रोवाइड करूं, और जैसे भी जा रहा है, जो भी क्लस्टर्स आ रहे हैं वो खुद ब खुद आ रहे हैं, वो उसे प्लान नहीं किया जा रहा है। तो मेरा तो मानना है थोड़ा सा लिबर्टेरियन साइड अगर देखा जाए तो वैसा है कि आप कुछ प्लान नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज बन रही है, अगर लोग अपने आप आ रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली उनके लिए आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी, नेसेसरी सुविधाएं आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक बात है। अरे एक मुझे सवाल पूछना था, खासकर हिंदुस्तानी शहरों को लेकर के, कि काफी लोग, आई मीन आप तो बहुत शहर देखे हुए हैं और खासकर मुंबई पता नहीं इतना बुरा है कि नहीं, पर बैंगलोर में मुझे बहुत दिखता है, खाली प्लॉट बड़े दिखते हैं, कहने को जगह नहीं है, कहने को ये, और इतना वेस्टेज है ना, मतलब इतने प्लॉट खाली कि पूछो मत, मतलब वो तो वैल्यूएबल चीज है। तो एक जिसको कहते हैं ना, जैसे डेड वेट लॉस एकदम सिटी में, मतलब एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला,
ठीक है, तो ये हमारा गरीबी में आटा गीला क्यों है हमारी सिटी से? आपको ये प्राइवेट जमीन है या पब्लिक जमीन दोनों है? हर टाइप की दिखती है, प्राइवेट भी, तो इतने वो सारे ही लोग तो प्राइवेट भी खूब दिखती है, सरकारी भी दिखती है, ऐसी भी जमीनें दिखती हैं जो किसी को पता नहीं किसकी है। ठीक है, तो हर तरीके की मुझे कैटेगरी लगता है। है वो तो थोड़ा मुकदमेबाजी का हम्म। मामला रहेगा शायद। हाँ, और और काफी वैसे कई लोग रहते हैं कि कुछ ही अमीर लोग हैं, बेनामी जमीनें इतनी पड़ी हैं, या फिर जमीनें रखी हुई हैं, वो उसको जमीन को तो इंडिया में लोग ऐसे फिक्स डिपॉजिट भी समझ के चलते हैं ना, और जमीन ले ली और फिर मतलब आप कहीं पे बैठे हुए हैं, जमीन पड़ी है खाली तो पड़ी है, क्या फर्क पड़ रहा है? कई लोग ये इसका हल वेकेंट लैंड टैक्स ऐसे पॉलिसीज में भी ढूंढते हैं कि अगर आपने हम्म। लैंड का इस्तेमाल नहीं किया हो, कोई भी प्रोडक्टिव हम्म। उत्पादन जिससे आर्थिक लाभ हो, वो अगर आपने ऐसे ही खाली रखी है, तो शायद आपको एक टैक्स भरना चाहिए ताकि आपको कुछ थोड़ा सा इंसेंटिव मिले कि ठीक है भाई, इस पे कुछ कर लेते हैं, एक डेवलपर को बुला के या कुछ तो एक्टिविटी करके, फिर वो रेंट्स उनको भी फायदा ही होगा क्योंकि वहां से उनको रेंट्स मिलेंगी। अम, बिल्कुल। और ये जो मेरे हिसाब से यहाँ पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी एंड और निजी जमीन, इसमें थोड़ा फर्क मुझे लगता है होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कितने सारी जमीन कोई किसी भी शहर में केंद्रीय या फिर स्टेट या फिर लोकल बॉडीज के ओनरशिप में आती है। तो अगर रेलवेज का लैंड देखे आप, या फिर कोई भी जो पहले के ज़माने में हमें नेशनलाइज्ड कंपनीज रहती थी, उनके पास भी बहुत सारा लैंड होता था। आर्मी के मिल्क, पास भी, वैसे बैंगलोर के आर्मी तो एमजी रोड पे आर्मी कैंटोनमेंट्स, लैंड है, तो हाँ। तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है लैंड डेवलप करने के लिए, कोई डेस्परेशन नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि कुछ हो उस पे। तो इट इज मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ये वो लोग बुरे हैं, मैं कहूंगी कि ये सिस्टम ही ऐसी है इंसेंटिव ही कि नहीं अगर है। आप, हाँ, अगर आप नहीं कुछ डिजाइन करोगे, कुछ टैक्स वगैरह, कुछ पेनल्टी ऐसे कुछ नहीं लाओगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये और ये सुधरेगा नहीं। पर ये वेकेंट लैंड टैक्स तो अच्छा आइडिया है, इनमें आर्मी को लगा दोगे तो आर्मी भी 10 बार सोचेगी। बोलना चाहिए सबको लगा दो, मतलब ये क्यों कि सिर्फ निजी लोगों को लगाओ, कोई सरकारी डिपार्टमेंट को भी देना पड़ेगा तो वो कहेगा भैया ये लैंड वापस ले लो, वैसे ही उनके पास पैसे नहीं होते। वो एक इंसान रख डेफिनेटली। लेगा खेती करने के लिए उसके ऊपर। चलो कुछ तो करे यार। ठीक है, वेस्टेज से अच्छा है। हाँ एक घर बना के वो प्लॉट पे वो लोग बोलेंगे हाँ ये हाँ। वेकेंट तो हाँ। नहीं है। हाँ, चलो कुछ तो करे, नाम के वास्ते कुछ करे। अभी तो मतलब वो खाली जंगल उसमें उग रहा है, या उसमें कूड़ा लोग फेंक रहे हैं, या फिर उसमें क्राइम वाली चीजें हो रही हैं, मतलब तो आपकी पूरी सिटी को खराब कर रहे हैं ना ऐसी ऐसी चीजें। जी। पर वही आपने एक बात की मुकदमेबाजी की, तो इसके ऊपर थोड़ा कुछ बताइए ना। आपका एक पेपर भी था जिसमें आप देख रहे थे कि किस तरीके से लिटिगेशन की वजह से 30% तक जमीन मुंबई में भी अटकी हुई थी कई कारणों की वजह से, और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी कई बार दुरुपयोग भी होता है। तो बताइए वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है ये तो हमारे लिए इतनी सरप्राइजिंग चीज नहीं थी, क्योंकि अगर आप कोई भी अखबार पढ़ोगे या टीवी पे देखोगे, न्यूज़ तो आती ही रहती है कि ये बिल्डर ने कुछ ये। घपला कर दिया है, और ये बिल्डिंग की जो रहवासी है उन्होंने मुकदमा चला दिया है, और ये सारे डिस्प्यूट्स तो हमें कॉमन लगते हैं। तो एक एक तरफ से इतना सरप्राइजिंग नहीं था हमें। हम एक्चुअली एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी करके एक नई अथॉरिटी बनाई गई थी मुंबई, महाराष्ट्र में और दूसरे राष्ट्रों में भी। और वहाँ पे उन्होंने एक अच्छी एक फायदा हुआ उसका कि उन्होंने काफी सारी जानकारी एक साथ बटोरी, सारे जो भी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन जो भी चल रहा था शहरों में, और वो सारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन उन्होंने एक वेबसाइट पे डाल दी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है और दूसरों सरकारों ने भी किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और
कई चुनिंदा सरकार के अंडर जो अथॉरिटी बनाई गई है वो लोग लिटिगेशन की जानकारी भी वेबसाइट पे डालते हैं। तो इस वजह से हमें लगा कि चलो इसमें थोड़ा देखते हैं क्या चल रहा है। तो बिकॉज हमारे पास इतने समय या रिसोर्सेज नहीं थे, हमने देखा कि चलो महाराष्ट्र का ही देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट हमें सबसे ज़्यादा मालूम है, मुझे और मेरे को ऑथर्स को। तो इसीलिए हमने फिर वो डाउनलोड करके वो सारा इंफॉर्मेशन हम बस थोड़ा खेल रहे थे, नंबर से ग्राफ्स बना रहे थे, देख रहे थे, और ये हमने देखा कि ठीक है 30% तो ज़्यादा ही लग रहा है कुछ। अगर आप देखें तो पुणे या दूसरे शहरों में द नंबर इज अबाउट 10-15%। तो मुंबई का थोड़ा ज़्यादा लगा हमें, तो हमने सोचा कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। हमने जो भी डेवलपर उनके वेबसाइट पे अगर बताता है कि हम ये प्रकल्प पे कुछ मुकदमा चल रहा है, तो वो थोड़ी बहुत डिटेल्स उसके भी देता है। तो थोड़ी बहुत हम थोड़े केस नंबर वगैरह लेके फिर वो हाई कोर्ट वेबसाइट में ढूंढ के थोड़ा हमने कोशिश की जानने की कि कौन से टाइप के केसेस आ रहे हैं। तो हमें पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ें ज़मीन रिलेटेड है, काफ़ी सारी जो मुकदमे चल रहे हैं वो ज़मीन रिलेटेड हैं। काफ़ी सारे मुकदमे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी है। मतलब अगर कोई नहीं चाहता है कि किसी को अगर लगता है कि ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो कुछ एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में हो रही है, या फिर ये हमारे नेबरहुड की हेरिटेज वैल्यू को कम कर देगी, तो वो लोग मुकदमा चलाएंगे। वो लोग कोर्ट को बोलेंगे, के पास जाके बोलेंगे कि इसे रोक दो। काफ़ी सारे एक्टिविस्ट भी होते हैं जो अगर उन्हें पता चलता है कि ये इलीगल डेवलपमेंट है, परमिशंस नहीं मिली है लेकिन उन्होंने फिर भी बनाया है, तो वो भी जाते हैं कोर्ट में ये डेवलपमेंट को रोकने के लिए। और थोड़ी बहुत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो रिडिकुलस ही थे। एक तो था, एक डेवलपर को दूसरे डेवलपर को दो डेवलपर के बीच में कुछ अनबन थी, और एक ने दूसरे के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया कि इसके पास ये नहीं है, परमिशंस नहीं है, आप इसको रोक दो। तो ये सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो रही थी। और कई मुकदमे ऐसे भी हैं जहां रेजिडेंट्स या जिन्होंने प्लॉट खरीदा है वो खुद कोर्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उनको या तो डेवलपर ने जो जानकारी दी थी वो सही नहीं थी, जो प्रॉमिस किया था कि ये सारे परमिशंस हैं उनके पास, लेकिन पता चला कि वो परमिशंस थी ही नहीं। तो इस वजह से भी रेजिडेंट्स देमसेल्व्स आल्सो go to the court. तो the broader implications, तो इससे क्या हो हाउसिंग मार्केट में क्या, अगर आप थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे कि क्या होता है मार्केट में, तो जो भी स्टॉक आने वाला है, जो भी घर बन रहे हैं, वो मार्केट में जो आ रहे हैं वो किसी न किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर मुकदमा चला तो हमारी न्याय व्यवस्था तो सबको पता है, तारीख पे तारीख, ये तो डायलॉग सबको पता है। तो एक बार केस हो गई तो मतलब बहुत साल तक ना डेवलपर कुछ कर पाएगा, ना रेजिडेंट्स कुछ कर पाएंगे। तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन, तो प्रोजेक्ट बनने में डिले हो सकता है। अगर बन भी गई हो तो उसे मार्केट में आने में देरी हो सकती है। तो ये डिले की वजह से सप्लाई कम हो जाता है। जो आज अवेलेबल है उससे कम, अगर बना भी है तो भी वो मार्केट में नहीं आ सकता है। तो लार्जर पिक्चर आपको वापस सप्लाई साइड थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है, और आपको जो अवेलेबिलिटी है चाहिए डिमांड को सेटिस्फाई करने की, वो नहीं मार्केट्स नहीं कर पाएंगी, और ये प्रॉब्लम फिर अनअफोर्डेबिलिटी की तरफ हमें ले जाती है।
तो वैसे ही आपने इस चीज का भी फिर एनालिसिस किया है कि अगर जब रेरा ने ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर बना दिया कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन है कि नहीं है, तो इस रिफॉर्म का फायदा क्या हुआ? उसका किस सेगमेंट को ज्यादा फायदा हुआ? कैसे फायदा हुआ, थोड़ा और इस पे समझाइए। और ये लेमन आपने उसको बहुत अच्छे, मतलब मैंने लेमन इन कार मार्केट में हमने लेमन्स के बारे में सोचा था, आपने हाउसिंग मार्केट में भी लेमन्स की बात करी है, तो हाँ थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन भी हमें यही डेटा देखते समय आया कि हम देख रहे थे ये लिटिगेशन अगर हो रहा है तो हमने जब देखा कौन से साल में चालू हुआ, तो अक्सर लिटिगेशन बहुत सालों से चल रहा था। तो हमें और एक डेटा सेट मिला जो कि हमें हाउसिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी दे रहा था। यानी हमें किसने कौन से साल में कहाँ पे घर खरीदा और वो किस कीमत पे खरीदा, और ये हम मैच कर सकते थे ये रेरा डेटाबेस। तो रेरा डेटाबेस में एक आपको प्रोजेक्ट लेवल जानकारी मिलती है। तो प्रोजेक्ट यानी एक कोई भी ले लो, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है उसके, तो वो डेटा सेट और ये ट्रांजैक्शंस का डेटा सेट लेके हमने दोनों सेट्स मैच किए, मैंने और मेरे को ऑथर्स ने। और फिर हमने सोचा कि ये देखते हैं कि लिटिगेटेड और नॉन लिटिगेटेड, तो जिन प्रोजेक्ट्स में मुकदमा चल रहा है और जिन प्रोजेक्ट्स में नहीं चल रहा है, क्या लोगों को इसकी जानकारी है, और अगर है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ी बहुत नेगोशिएशन होगी, थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे जाएगा जो भी घर जो है वो जिस पे मुकदमा चल रहा है, कंपेयर टू जो बिल्डिंग्स में नहीं जा रहा है। तो अगर आप बेसिक लेवल से देखें तो एक मार्केट फॉर लेमन्स जो जॉर्ज एकरलॉफ जो एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने, जो आपने ख्याति ने बोला कि कार्स के बारे में लिखा था, ये कुछ सिमिलर चीज शायद हाउसिंग मार्केट्स में भी दिखे, जहाँ पे अगर समझो आप किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं, आप घर खरीदने जा रहे हो और आपको कोई जानकारी नहीं है उसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, क्या उनके पास ज्यादा परमिशंस है नहीं है, ये जानकारी सेलर्स को होती है और डेवलपर्स को होती है, जो बेचते हैं और बनाते हैं घर, उन्हें होती है और बायर्स को नहीं होती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो गई। तो उसमें क्या है कि जो भी घर बिक रहे हैं, जिनमें मुकदमा चल रहा है, वो सेम रेट पे बिक रहे हैं, जो घर में कुछ भी सब क्लीन है। तो ये अगर आप आइडेंटिकल फ्लैट्स दो ले और दोनों में एक खराब है, एक लेमन है और एक नहीं है, तो दोनों भी सेम ही दाम पे बिक रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री थी, वो ये रेरा लॉ की वजह से कम हुई है। हमें लगता है, और हमारे हाइपोथेसिस है कि वो चली गई थोड़ी बहुत। और बायर्स अभी ऑनलाइन गूगल वेबसाइट पे जाके वो रेरा नंबर डाल के देख सकते हैं अभी इंफॉर्मेशन की क्या बिफोर बाइंग। तो अभी नाउ द विथ द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हैविंग गॉन, जो सेलर्स है वो अभी एडजस्ट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, तो वो शायद डिस्काउंट पे देंगे घर, या फिर बायर्स डिमांड करेंगे। तो बायर्स भी बता सकते कि आप ये क्यों बेच रहे हैं ये दाम पे, हमें डिस्काउंट पे चाहिए। तो इस वजह से हम थियोरेटिकली देखें तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि शायद ये घर जो है जिन पे कुछ केस या मुकदमा चल रहा है, वो घर थोड़े कम कीमत में बिकेंगे। और एक ये है, और एक कॉम्प्लिकेशन या फिर और एक इसमें नुआंस ये है कि एक हाउसिंग मार्केट में कई सारे सब मार्केट्स होते हैं। तो लग्जरी मार्केट्स होते हैं, मिडिल इनकम मार्केट्स होते हैं, लो मिडिल इनकम मार्केट्स होते हैं, और शायद ये मार्केट सेम
एक तरह काम नहीं करते। तो जो लग्जरी मार्केट है शायद उनमें लिटिगेशन के चांसेस ज़्यादा हो, शायद या फिर ये भी हो सकता है कि शायद बायर्स जो घर खरीदना चाहते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो। तो उन्हें अगर वो लोग अगर ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी और बहुत कीमती इन्वेस्टमेंट्स के करना पड़ेगा वो सेगमेंट में, तो शायद ये लॉ की वजह से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं और उस हिसाब से वो नेगोशिएट कर रहे हैं। या सो हमारा हाइपोथेसिस था कि मे बी ये नॉन लग्जरी सेगमेंट के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। जो लोग जिनके पास इतने रिसोर्सेज, प्राइवेट निजी रिसोर्सेज नहीं है कि खुद लॉयर लेके खुद जाके वो लॉयर को भेज के सारा ड्यू डिलिजेंस करवाएं, तो उस वजह से हमें ये लगा कि लग्जरी सेगमेंट में शायद ये लॉ इतना काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कम है थोड़ी कंपेयर टू नॉन लग्जरी। और हमें ये हमारे एनालिसिस में भी वही कंक्लूजन निकल के आया कि ये शायद नॉन लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा यूज़ हो रहा है रेरा का, और ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन उसका। मुझे ना एक्चुअली आपके ये जो कंक्लूजन में आपने बताया है कि अबाउट 4 to 6% का प्राइस गिरा है उन लेमन्स के लिए, पर मुझे लगा कि ये बहुत कम नहीं है। मतलब अगर उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर लिटिगेशन है और मुझे पता है कि ये फंस जाएगा फ्लैट और कभी मिलेगा ही नहीं मुझे, या पता नहीं क्या होगा इसका, गिर जाएगा, कि लोगों ने गिरा भी दिए हैं पूरे पूरे बिल्डिंग, तो मैं नेगोशिएट नहीं करूंगी, मैं तो घर ही नहीं लूंगी वो वाला। तो फिर भी नंबर इतना इतना ज्यादा क्यों नहीं गिरा है? मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि 30% गिरेगा। आई मीन आई डोंट नो, तो आई एम हाँ जस्ट हाँ गिविंग अ नंबर, बट हाँ एटलीस्ट तो कुछ तो। ये नंबर एक ख्याति से सॉरी सबको सीखना चाहिए नेगोशिएट कैसे करना। नहीं, ये नंबर जो है ये एवरेज होता है। तो अच्छा। हमें सारा जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम एक एवरेज नंबर निकालते हैं, उसमें दोनों साइड के एक्सट्रीम्स होते हैं। तो शायद ये डिपेंड करेगा कि लिटिगेशन कितना सिवियर है, या बहुत ही मामूली सा कुछ मुकदमा है जो हट जाएगा या फिर थोड़ा बहुत इजीली हो पाएगा। अभी ये हम नहीं देख सकते, इसकी जानकारी या इसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो ये डिफरेंस बिल्डिंग टू बिल्डिंग होगा ही, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्प्यूट। तो हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक एवरेज है। शायद ऐसा हो कि जो 30% बिल्डिंग्स में लिटिगेशन हो रहा हो वो कुछ ही है जो बहुत ही सीरियस है, और कुछ है जो डेवलपर्स समझा सकते हैं रेजिडेंट्स को कि ये तो मामूली है, या फिर कुछ नेगोशिएशंस होंगे लेकिन इतनी भी कम नहीं होंगे। तो दैट इज माय इंटरप्रिटेशन ये नंबर का। ठीक बात है। प्रणय तुम प्रणय म्यूट आप पे हो। म्यूट पे हो। no, शायद रेरा के दो पहलू हैं। एक तो जैसे आपने कहा ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री घटा रहा है, तो अगर आप खरीदने जा रहे हो और उस समय पर आपको बेहतर इंफॉर्मेशन है तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो। और दूसरा पहलू इसका ये था कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल चीज हो जाएगी, वो मुझे नहीं लगता काम हुआ है उसका। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप कह सकते हैं, मेरे डैड का एक फ्लैट ऐसे ही अटका हुआ है। वो हमेशा मुझे बोलते रहता है कि मैं रेरा में जाऊंगा और सॉल्व हो जाएगा, और पर होता नहीं है, वो 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल वही शायद स्टेट कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ग्रीवेंस रिड्रेसल तो के लिए 10 चीजें और ठीक करनी पड़ेंगी और वो नहीं हो रही है। तो क्या ये ठीक है ऑब्जर्वेशन की ऐसा नहीं है? मेरे पास डेटा नहीं है, और ये शायद अभी ये 2017 में हुआ है, तो ऑलरेडी 7 साल तो हो गए ये रेरा को स्टार्ट किए गए। महाराष्ट्र रेरा में तो हमें दिखता है कि उनका वेबसाइट पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आती रहती है, ये डिस्प्यूट में ये ऑर्डर आ गई है वैसे। तो लेकिन
एग्जैक्टली मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट द ओनली मैकेनिज्म। तो आप नॉर्मल कोर्ट्स भी जा सकते हो, रेरा भी जा सकते हो, नॉर्मल कोर्ट्स भी जा सकते हो। तो शायद हमें ये देखना है, हमें लगा था शायद रेरा के आने के बाद केसेस ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा में शायद लिटिगेशन ऑप्ट करेंगे। एक तो हम ये नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि जो नए केसेस आएंगे अगर वो रेरा के अंडर हो तो वो वापस वो वेबसाइट पे रिपोर्ट करेंगे या नहीं, और अगर रिपोर्ट करेंगे तो जस्ट नॉर्मल लिटिगेशन ऐसे करके आएगा या फिर उसमें ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। तो ये डेटा ज़्यादा अच्छा ना होने की वजह से मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन जनरली अगर हमें मालूम है स्टेट कैपेसिटी के बारे में तो ये मानना या सोचना गलत नहीं होगा कि इससे कुछ ज़्यादा शायद फर्क नहीं पड़ रहा है। और आपका एक और पेपर था हालिया जिसमें आपने जो मतलब हम लोग मूवीज में देखते रहते हैं जो लोकल नेता और बिल्डर्स के बीच में मिली भगत रहती है वगैरह, वो तो एक कैरिकेचर है मूवीज में, लेकिन आपने इस पेपर में भी इसका एविडेंस ढूंढा है, तो उसके बारे में बताइए ना, किस तरीके से इलेक्शन डिसाइड करते हैं कि कब ये बिल्डिंग्स बन रही हैं या नहीं बन रही है, अप्रूवल्स नहीं मिल रहा है, तो ये क्या माजरा है? तो ये इंटरेस्ट आपने ये फिल्म का एग्जांपल देना इज वेरी यूजफुल, क्योंकि हम ये सेम पॉइंट है जो थोड़ा मैंने पहले छेड़ा था कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी समझ चुके हैं खेल कैसे खेलना है। तो मेन खिलाड़ी तो हमारे डेवलपर्स हुए और नेता हुए और जो सरकारी अफसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये तीन मेन खिलाड़ी कह सकते हैं इन्हें। तो जो अगर आप एक माइंड में लेके चलोगे कि क्या क्यों हो रहा है ये, तो हम अगेन हमें और आपको पता होगा कि रियल एस्टेट यानी काला धन और ये सब भी चीजें हम पढ़ के आ रहे हैं काफी सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में, काफी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में। तो ये क्यों हुआ, इसका कारण एक्चुअली हमारे चुनाव के लॉज, कानून की वजह से है, क्योंकि हम एक लिमिट लगाते हैं कि आप ऑफिशियली एक इलेक्शन पे, एक चुनाव पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उस पे एक ऑफिशियल लिमिट है और वो लिमिट बहुत ही कम है। तो अगर आप किसी भी इलेक्शन में देखेंगे तो उससे कई हद से ज्यादा पैसे खर्च कोई भी कर रहा है। तो वो एक्स्ट्रा मनी फिर आता कहाँ से है? आप रिपोर्ट तो करते हो आपके इलेक्शन एक्सपेंसेस और वो अंडर द लिमिट होते हैं, तो ये एडिशनल पैसा कहाँ से रेज होता है? कई कई थोड़े बहुत सेक्टर्स है जिसमें से ये पैसा आता है, और रियल एस्टेट सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें से ये पैसा आता है। क्योंकि अगर आपको पता है तो आप अगर किसी भी डेवलपर के पास जाओ या फिर कोई भी घर खरीदो तो आपको कुछ एक ब्लैक वाइट का ऐसे मार्जिन दिया जाता है कि इतना पैसा आप वाइट में दो, इतना ब्लैक में दो। तो ये ब्लैक आखिर जाता कहाँ है? वो डेवलपर्स यूज कर सकते हैं नेताओं को सपोर्ट करने के लिए, ताकि फिर नेता उन्हें सपोर्ट करे उनके डेवलपमेंट्स के लिए। तो अगर उनके पास कोई परमिशंस नहीं हो या फिर परमिशंस चाहिए हो या डिस्क्रेशन चाहिए हो तो वो आसानी से मिल जाएगा। अगर उन्होंने कुछ गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन कर भी दिया तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो ये जो मेल जोल है पॉलिटिशियंस, नेताओं का और डेवलपर्स का, ये हमने ये तो इसका तो डेटा ही नहीं मिल सकता किसी को भी, क्योंकि ये तो इतनी ब्लैक बॉक्स जैसे हम कहते हैं, वो वैसा है, काला बक्सा है, और कोई नहीं देख पाता है कि क्या चल रहा है अंदर। तो अगर डेटा नहीं है तो हम कैसे इसे एस्टिमेट भी कर सकते हैं या फिर क्या एविडेंस ला सकते हैं कि ये एक्चुअली में ऐसे डेवलपर कनेक्शंस हो रहे हैं या हो सकते हैं? तो इसके लिए इसलिए हमने ये सोचा कि हम देखते हैं कि क्या होता है अगर एक चुनाव में जो
अभी जो नेता है जो पावर में है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो क्या होता है वहां में उनके कंस्टिट्यूएंसी के कंस्ट्रक्शन में। तो हमने ये सोचा कि अगर कोई हार जाता है तो शायद नए सरकार आने के बाद थोड़ा सा बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को एक रैपो बनाने में और वो सारी जो रिलेशनशिप है वो वापस बनाने में। तो इस वजह से शायद वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ा सा हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन में थोड़ा डिले आ रहा है कंपेयर टू हमारे कंस्टिट्यूएंसीज में जहां सेम नेता जो पहले थे वो चुनाव के बाद लोकल इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, लोकल इलेक्शन के बाद अगर सेम नेता है वापस आए हैं या फिर सेम पार्टी के नेता वापस आए, क्योंकि नेता चेंज होते हैं क्योंकि लोकल इलेक्शंस में काफी सारे रिजर्वेशंस भी आ जाते हैं, लेकिन हमने पार्टी लेवल पे देखा अगर सेम पार्टी वापस आती है पावर में तो कंपेयर टू दैट वी सॉ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पार्टी बदलती है इलेक्शंस के बाद वहां थोड़ा सा डिले होता है कंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में। तो ये थोड़ा हमें लगा कि एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि शायद ये इस वजह से हो रहा है कि देयर इज अ ब्रोकन नेट, द नेक्सस इज ब्रोकन और उसे थोड़ा जोड़ने में समय जाएगा और उस वजह से टाइम जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि डिलेज थोड़ा स्लो डाउन होगा कंस्ट्रक्शन। करप्शन की भी एफिशिएंसी है, वो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। जी। तो वैसे मुझे पूछना है वैसे आपके किसी पेपर का नाम खोसला का घोसला नहीं है? शायद सही। इंटरनेशनल ऑडियंस को ये समझना है, इसीलिए अगर इंडियन जर्नल में अगर मैं लिखूं तो डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। रहेगा। ठीक, तो ये मुझे हाउसिंग शॉर्टेज से और जो हिंदुस्तान में खासकर इतनी आपने दिक्कतें बताई, लेकिन डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस वगैरह में भी बड़ी शॉर्टेज है घर की, और एक इलेक्शन इशू है कि भाई हाउसिंग शॉर्टेज है, घर बड़े महंगे हो रहे हैं। तो भाई उतने अमीर हैं, उनके पास तो लैंड भी बहुत ज्यादा है। ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका में लैंड की क्या कमी है? तो वहां पे इशू कुछ अलग है क्या हमसे? मतलब हमारे दुखड़े हर किसी के हैं या उनके अलग दुखड़े हैं? थोड़ा सेम है, थोड़ा उनका लोकल प्लानिंग लॉज अगर कई शहर में वो काफी स्ट्रिक्ट हो तो सेम प्रॉब्लम। अगर वहाँ यहाँ पे जैसे एफएसआई होता है वहाँ पे होता है मिनिमम लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन, तो आपको एक स्पेसिफिक जो आपका प्लॉट है वो एरिया काफी बड़ा चाहिए अगर आपको उसमें कुछ बड़ी इमारत या फिर मल्टी हाउसिंग अगर आपको डालना हो तो उसे बहुत बड़ी एरिया की डिमांड होती है, छोटे लॉट्स पे नहीं बन सकते हैं। तो इसकी वजह से फिर मल्टी हाउसिंग नहीं होता है। थोड़ा बहुत टेस्ट और प्रेफरेंस का भी होता है, लोगों को एक रोमांटिसाइज्ड आइडिया कि आई विल हैव अ वाइट पिकेट फेंस एंड मेरा एक बड़ा गार्डन होगा आगे घर के पीछे और आगे भी जहाँ पे, तो ये सारी जो नोशन है तो उसकी वजह से मल्टी हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स आर नॉट, थोड़ा टाइम लगता है टू अडेप्ट टू दैट। तो यूएस इतनी बड़ी कंट्री है कि हर एक शहर में अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कई शहरों में ये प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन की वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, तो इसलिए वो सप्लाई साइड इशू है। कई शहरों में एक निम्बी कॉन्सेप्ट बहुत वहां से ही आया है और वहां ओरिजिनेट हुआ है, विच इज नॉट इन माई बैकयार्ड। तो अगर आप होम ओनर हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपके घर की वैल्यू कम हो जाए, तो आप कोई भी डेवलपमेंट आजू बाजू में जो जिस वजह से आपके घर की वैल्यू कम हो आप अपोज करोगे। और इन लोगों के पास ये एक्चुअली एक डिसेंट्रलाइजेशन का एक डाउन साइड है कि अगर आपके पास काफी आपके पास पावर है, वॉइस है और टैक्स भी भरते हो लोकल टैक्स, तो जो अभी जो रह रहे हैं उन्हें उनमें बहुत क्षमता है टू अपोज डेवलपमेंट, एंड जो सरकार है वो उनकी सुनेगी भी। तो they will not bring in policies or they will oppose development,
एंड थोड़ा उसमें रेशियल सेग्रीगेशन का भी आता है कि दे और बिकॉज उनकी भी हिस्ट्री इतनी रेस के रिलेशंस के बारे में काफ़ी इंटेंस और रेलेवेंट है कि आज भी अगर किसी को लगे कि कोई डेवलपमेंट की वजह से मेरी कम्युनिटी में अलग रेस के लोग ज़्यादा आएंगे या मेरे टाउन में ज़्यादा आएंगे तो वो अपोज करेंगे। तो ये सारी वजह से कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, लेकिन जो प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस है वो तो सिमिलर है। सेम टाइप का जरिया, एक तरह से आप एफएआर कम कर रहे हो तो अमीर ही लोग रहेंगे। बेसिकली ये अमीर लोगों का जनरली तरीका है गरीब लोगों को अपने से दूर रखने का, एक अपना इलाका, अपना टापू बना लेने का। जी। वैसे ही हमको क्या अपने चीन के अर्बन हाउसिंग मार्केट्स के बारे में भी स्टडी किया है क्या? क्योंकि वो भी थोड़ा एक अलग माजरा है ना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है, लेकिन सब अर्बन गवर्नमेंट्स इतनी कॉम्पीट कर रही हैं, वो इंडस्ट्रियल लैंड को बहुत सब्सिडी पे दे देती हैं, पर जो लोगों के रेजिडेंशियल प्लॉट्स है वो बहुत प्रीमियम हो जाते हैं। इस तो क्या वहाँ से भी हमें कुछ सही चीजें या गलत चीजें पता पड़ रही है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है जानना? तो वहाँ पे जो आपने सही पकड़ा कि वहाँ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स होती हैं जिनके पास काफ़ी पावर होती है डिसीजन लेने की कि उनकी शहर में क्या बन सकता है, क्या इंडस्ट्री या एक्टिविटी वो ला सकते हैं, और उसके लिए उन्हें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो कई शहरों में आपने अगर पढ़ा होगा कि 2 या 1 साल पहले एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी, वो बैंकरप्ट हो गई। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है वो कंपनी का। और फिर और भी सारे रिपोर्ट्स थे, इंटरनेशनल कवरेज मिला था जिसको कि काफ़ी सारे गोस्ट टाउन्स बने हैं। तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, बहुत सारा खर्चा करके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टाउनशिप्स बनाई गई है, लेकिन वो एकदम खाली पड़ी है। तो ये इस वजह से कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो शायद ये दिखाना चाहती है कि हमारे पास इतनी क्षमता है, या फिर हम इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो पहले बनाते हैं, बाद में सोचते हैं शायद। तो और इस वजह से ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली चाइना में घोस्ट टाउन्स का जो प्रॉब्लम है ये काफी सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। एवरग्रैंड ग्रुप की आप बात कर रहे थे, बेसिकली जो एवरग्रैंड, एवरग्रैंड ग्रुप। तो वो ये ऐसे भी हुआ शायद कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करते हैं ये सारे डेवलपमेंट्स को, डेवलपर्स को, ताकि वो लोग यहाँ आके डेवलपमेंट करें या प्रोजेक्ट्स बनाए। लेकिन अगर डिमांड ही नहीं है तो लोग आएंगे नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं, क्योंकि हर एक शहर में तो थोड़ा शेंजन नहीं बन सकता, हर एक शहर में तो आप बड़े 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 मेगा सिटीज नहीं बना सकते। आई थिंक हमें अगर देख देख एक अगर एक फंडा है अर्बन इकोनॉमिक्स में कि हर एक नेशन या कंट्री में एक सिस्टम ऑफ सिटीज होती है, एक अर्बन हायरार्की होती है, जहाँ पे 1 या 2 बड़े मेगा सिटीज होंगे, फिर आपको एक दूसरा टीयर होगा जहाँ पे थोड़े से बड़े शहर होंगे, दिखाई पड़ेंगे, और फिर आपको छोटे जो शहर वो एंड में होंगे। तो ऐसा फ्लिप नहीं हो सकता पिरामिड कि आपको 10 या 20 मेगा सिटीज हो गए किसी भी कंट्री में। तो आई थिंक उन्होंने ये शायद कोशिश की ये करने की, लेकिन नहीं कामयाब हो पाए। मैं इसमें आपके डिस्कशन से ना मैं एक थोड़ा सा अपना एक ऑब्जर्वेशन जोड़ना चाहती थी। आपने जैसे बताया कि हमारे पास ये एफएसआई वगैरह के रिलेटेड कितने सारे
लीगल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जब भी हमारे यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है, राइट, हम देखते हैं कि वेटलैंड्स में किसी बिल्डिंग को बना दिया गया है और फिर वो बाद में वो एकदम बाढ़ की चपेट में आ चुका है और बहुत बुरी हालत है। तो मतलब एक तरीके से इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और वो उसको सर्कमवेंट भी कर रहे हैं डेवलपर्स। एट द सेम टाइम जो एक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ताकि लोग बचे रहे, कि मतलब यार तुम्हारा घर ऐसे पूरा तुम पानी के बीच में ही हो जब भी बाढ़ आती है, तो ये तो गलत ही बात है। तो ये सब पे तो हमें प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा। तो इसको इसको कोई नेविगेशन, हाउ, वेयर इज द वे दैट इट कैन बी नेविगेटेड, थोड़ा सा कि भाई इसमें हम ये अंतर कर पाए कि भाई किस प्रकार के रेगुलेशंस इसमें एक्चुअली वी शुड बी टेकिंग केयर, एंड कौन से रेगुलेशंस ये थोड़ा अभी पुराने हो गए, इनको हटाओ, इनको कुछ आगे बढ़ाओ। तो इस पे कोई कंसेंसस बन पा रहा है, या शायद इस पे अभी और बातें करेंगे तब पता चलेगा ये सब चीजें। इससे इससे इस पे डेफिनेटली चर्चा और होनी चाहिए गवर्नमेंट्स के से भी, और जो नागरिक है वो भी वो उन्हें भी ये इस चर्चा में भाग और या हिस्सा लेना चाहिए। मुझे लगता है कमिंग बैक टू पहले, जैसे मैंने बोला, बहुत शॉर्ट टर्मिज्म रहता है सबके दिमाग में, कोई दूरदृष्टि नहीं दिखाई दे पड़ रही है। क्योंकि हमें भी यही, इनफैक्ट मेरी जो मेरा अभी रिसर्च चल रहा है वो यही है कि हम एक मैप कर रहे हैं मुंबई में कौन से एरियाज में बार बार फ्लडिंग होती है, और हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि उधर कुछ क्या प्राइसेस कम हो रही है, कुछ क्या हमें कुछ फर्क पड़ रहा है, आर पीपल लर्निंग, कोई सीख रहा है क्या इससे, जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्या खुद ब खुद वो एरियाज अवॉइड कर रहे हैं या नहीं। अगर मार्केट्स आर नॉट लर्निंग, देन आपको फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है शायद हमें रेगुलेशन की ज़रूरत है, और या तो शायद हमें ये फ्लड प्रोन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ये फिर वापस स्टेट कैपेसिटी इशू की तरफ हमें ले जाता है कि करप्शन भी है और कैपेसिटी भी नहीं है मॉनिटर करने की कि क्या किधर हो रहा है। तो ये दोनों चीजें फिर वापस हमें, तो मैं इस बारे में काफी सिनिकल हूँ मुझे नहीं लगता है कि हम आसानी से कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इसमें मुझे लगता है इंफॉर्मेशन की भी कमी है। जैसे कि मैं अगेन मेरा जो घर है छोटे शहर में है, वहां पे जगह की कोई कमी नहीं है, मतलब वो बहुत बड़ा फैल सकता है चाहे तो ऐसा कोई नहीं कि भाई कहीं जगह नहीं है तो यहीं बनाने की जरूरत है। लेकिन मैंने देखा है पिछले 20 सालों में, और जैसे मैंने कहा सिटी सेंटर में जो अब वो पुराना हो गया है, वहाँ लिटिगेशन वगैरह के मामलों की वजह से पुराने मार्केट अब वो धीरे धीरे मर रहे हैं। एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रही है, क्योंकि ये बिल्डिंगों में कौन अपनी दुकान खोलना चाहेगा, तो फिर वो शहर कहीं और फैल रहा है। एट द सेम टाइम जो हमारे वेटलैंड्स थे, क्योंकि हमारे शहर में काफी फ्लडिंग होती है, नेचुरली होती है, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम है एक माउंटेनस रीजन के नीचे। तो अब बचपन से हमें पता है कि ये एरिया फ्लड होता है, हमने देखा हुआ है कि ये हर साल होता है। और कुछ साल पहले मैं देख रही थी, 6-7 साल पहले, कि वहां पे एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि यहाँ जो घर ले रहे हैं उसको पता है कि ये हमेशा जाता है हर साल। तो उसने अपनी जगह थोड़ी ऊंची तो कर दी है, क्योंकि उसने भी फिल कर दिया ना, बिल्डर भी बेवकूफ नहीं है, उसको भी तो बेचना है, तो उसने थोड़ा फिल करके भर दिया है। पर अब क्या हो रहा है कि पहले जो एरिया पानी में नहीं जाते थे अब वो भी जाने लगे हैं, क्योंकि ये इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो गया है। इनफैक्ट वहां पे 2 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है जो एक्चुअली वेटलैंड्स पे बनी हुई है। तो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी ऑफिसेज है जो, जिसको हम वेटलैंड्स बोलेंगे, उसी पे बनी हुई है। तो ये सब ने मिला के हमारे शहर को एक्चुअली, मतलब हम एक बार आ गए नेशनल हेडलाइन में कि ये शहर में इतने लोग डूब गए, मतलब डूब गए इन द सेंस पूरा शहर कट ऑफ हो गया बाहर से, क्योंकि अंदर जाने का जो रास्ता था वो पूरा पानी से भर गया एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई जगह हो जहां हम बता पाए कि भाई ये हमें पता है ये हाँ ये गलत चीज है, तो शायद ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लोग इतने एक्टिव इसलिए हो जाते होंगे क्योंकि जो गवर्नमेंट को वो काम करना चाहिए वो शायद वो नहीं कर रही है, म्यूनिसिपैलिटी वो काम। और हमारे पास तो केवल पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन अगर जो जिन्हें हम
अगर ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है हम्म, या जो भी इलेक्ट होके आ रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट में उनके पास तो कुछ पावर ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो शायद ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन एक्टिविज्म तो काफ़ी शहरों में हो रहा है। हम देखते हैं कि एनजीओज, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, वो ये सारी डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ये थोड़ा पब्लिक गुड भी है कि आप ये कलेक्ट कर रहे हो इंफॉर्मेशन, आप बता रहे हो लोगों को। अम, तो उससे शायद थोड़ा प्रेशर पड़े, पर आप आप हाँ, पर काम ये किए बहुत जा रहे हो तितर आप। हाँ। हाँ, हाँ, इट्स आप वेरी काम डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ। हाँ, और आप कुछ गारंटी के साथ कुछ कह नहीं सकते कि इस सारे एफर्ट का कुछ फल क्या मिलेगा, वो हम नहीं कह सकते। तो ख्याति, इसको अ, ना तुम अनस्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो चले नहीं, पर हम जहाँ पे रहते हैं उसको भी हम इतनी बेवकूफियां कर रहे हैं, तो फिर हम अनस्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम तुम एक मुहिम चला सकती हो कि अपनी अनस्मार्ट सिटी की क्या कहते हैं खूबियां जो है वो सबमिट कीजिए जरा। हाँ। पर वैसे अभी रिसेंटली पिछली 100 स्मार्ट सिटी तो पता नहीं कहाँ गई, पर एक नई 12 स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल का फिर से अनाउंसमेंट हुआ है। आपने अभी देखा है क्या उस पे कि क्या क्या हो रहा है? अभी नहीं। ठीक है, उसके बारे में हम 10 साल के बाद उसकी बुराई करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है। चलिए, ये बहुत बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा वैसे ही, मतलब एक, और मैं बोलूंगा कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और आपने उसको बहुत सहज बना दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से हमारे जो सुनने वाले भी हैं उनको समझ में आया होगा। रियल एस्टेट बहुत ही सबसे कॉमन टॉपिक है डिस्कशन का, लेकिन बहुत ही सतही तौर पे होता है। आपने उसमें परत के नीचे जो परत है उसको बहुत बढ़िया से दिखाया, और मेरे ख्याल से काफी सारे जो हमारे घोसला का घोसला के फैन हैं उनको थोड़ी सी पीछे की और कहानी समझ में आई होगी। कुछ दिनों में कोई घोसला का घोसला पार्ट 2 बनेगा आपकी रिसर्च से। तो धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत मजा आया धन्यवाद। आज की डिस्कशन।